राजीव, नाम को लेकर जो है जितना एतराज शुरू से था, सरकार आज भी उस नाम को लेकर अब एक नया नाम लेकर आ गई है। पहले इंडिया से I.N.D.I.A हुआ, फिर उसके बाद घमंडिया हुआ, अब कल प्रधानमंत्री, हालांकि पहले ये नाम सामने आया है लेकिन कल प्रधानमंत्री के मुंह से भी ये नाम सुना, इंडी अलायंस। तो क्या ये नाम पर ही चोट पहुंचाने की रणनीति है? क्योंकि नीति, नेतृत्व, नेता को लेकर यहां पर बीजेपी सवाल तो उठा रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो उसी मुहाने पर खुद यहां पर बीजेपी भी खड़ी नजर आ रही है। और दूसरा संसद का विशेष सत्र, जिसको लेकर आप भी लगातार कह रहे हैं कि एजेंडा क्या है, सभी की निगाहें इस पर है, क्या सरकार करेगी, क्या दांव चलेगी, सभी की निगाहें इस पर है। देखिए पूजा, बेंगलोर की विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद इस गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा और इस नाम के पड़ने के बाद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक मनोवैज्ञानिक दबाव में आती हुई दिखी। उसका उदाहरण ये है कि मैं नहीं जाता छोटे नेताओं या पार्टी के प्रवक्ताओं या कार्यकर्ताओं की बात मैं नहीं कहता, खुद प्रधानमंत्री ने ही इंडिया गठबंधन नाम रखने के बाद जो सार्वजनिक तौर पर उसकी आलोचना या उसका विरोध में जो बातें कही, आपको याद होगा उन्होंने कहा कि इंडिया नाम रख देने से कुछ नहीं होता, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद PFI, पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया, और तमाम सिमी और आतंकी संगठनों का नाम भी उन्होंने जोड़ दिया कि इंडिया तो अपने अपने नाम में सब है और ये भारत के विरोधी है और लूटते हैं। पहले ये बोला, मुझे लग रहा है कि वो नैरेटिव सेट नहीं हुआ, तो फिर ये तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता अब INDIA बोलेंगे, वो भी बोला, लेकिन फिर भी कुछ उसका असर नहीं हुआ, इंडिया का मामला नहीं जमा। तो फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने कल मध्य प्रदेश में जरूर ये कहा कि इंडी गठबंधन, अब एक नया नाम कल दिया इंडी, तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन जो है वो मुझे लग रहा है कि ए जो अलायंस है उसको हटा दिया, उसका हिंदी कर दिया और बाकी इंडी गठबंधन कर दिया प्रधानमंत्री ने। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे घमंडिया भी कहते हैं। अगर प्रधानमंत्री के पीछे के भाषण उठा करके आप देख लेंगे तो उन्होंने खुद ही घमंडिया कहा था। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि इंडिया नाम से दिक्कत तो हुई है, और इंडिया गठबंधन का नाम पढ़ने के बाद ही आप देखिए भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत और भारत की बात चलने लगी। और इसी के बाद इंडिया गठबंधन के नाम रखने के बाद ही उनका जो मुंबई का तीसरा अधिवेशन, तीसरी बैठक शुरू होनी थी, उसी दिन रसोई गैस के 200 रुपए के दाम, उससे पहले 200 रुपए के दाम कम किए गए और उसी दिन ये सूचना दी गई कि संसद का विशेष सत्र आएगा और उसमें तमाम तरह की बातें होने लगी। तो माना यह गया कि इंडिया नाम का ये सब साइड इफेक्ट है और माना जाना भी चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने कल मध्य प्रदेश में जो बीना गए थे वो, तो उन्होंने इंडी और इंडिया गठबंधन को लेकर उसी तरह का वार किया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो DMK के नेता स्टालिन के बेटे ने जो सनातन धर्म को लेकर के बात कही थी कि खत्म किया जाना चाहिए, वो मैं बार बार कहता हूं, वो तमिलनाडु में DMK को राजनीतिक फायदा तो पहुंचाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उसी एक बयान से फायदा उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री ने कर दी है। और दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश के दौरे पर जाने से पहले जो केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो कमजोर सीटें हैं उन पर ही उम्मीदवारों पर मंथन भी हुआ था। उसके अगले दिन ही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश गए। अभी आप देखिए, और जाकर के उन्होंने जो सनातन धर्म की बात कही है, वो उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है वो 1000 साल पुराना पीछे ले जाना चाहता है, गुलामी की तरफ ले जाना चाहता है। मतलब साफ है कि अगला चुनाव भी होगा, उसमें जैसे कर्नाटक में बजरंग बली था, वैसे ही प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पूरा धर्म, सनातन धर्म और सनातन, पहले हिंदुत्व खतरे में था। मजेदार बात यह है कि देश में भी हिंदुत्व की सरकार है और तमाम राज्यों में भी हिंदुत्व की सरकार है और सबसे ज्यादा हिंदू और हिंदुत्व अभी खतरे में है। अब सनातन धर्म की बात कर दी तो स्टालिन के बेटे के बाद हजारों साल से चला आया सनातन धर्म का खतरा अब बताया जाएगा देश को। ये बीजेपी की रणनीति है। दूसरी तरफ
इंडिया गठबंधन के लोग एक कमरे में बैठ तो रहे हैं, लेकिन सिद्धांतों के आधार पर, विचारधाराओं के आधार पर एक दूसरे के प्रति वो कभी भी साथ खड़े होता नहीं दिख रहे हैं। अगर डीएमके के नेता ने ये बयान दिया है तो विपक्ष के लोग इससे कन्नी काट रहे हैं, इस पर खामोशी ओढ़ रहे हैं, इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि डीएमके का तो वो वोट बैंक है। डीएमके की तो वो पेरियार आंदोलन से ही डीएमके ने वो लाइन ले रखी है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ या मनुवादी जाति व्यवस्था के खिलाफ उनका एक शुरू से स्टैंड रहा, उसी पर वो राजनीति करते आए हैं, उसी पर करुणानिधि 2 दशक तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन डीएमके के उस अप्रोच से समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी या दूसरे बैठे राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी, ये लोग उसके बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। अच्छी चुप्पी अख्तियार इन्होंने की हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस पर कुछ बोला गया, डीएमके का तो मामला है, इधर ये ऐसी दुखती रग है कि उनका हाथ जल भी सकता है। तो बीजेपी की तरफ से बार बार, आज के डिस्कशन में भी देखिएगा, बीजेपी की तरफ से बार बार उकसाया जाएगा कि सनातन धर्म की बताइए रक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, बोलो बोलो, हिंदुत्व के लिए बोलो, और आप खत्म करना चाहते हैं। अब ये सनातन धर्म की दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, न जाने कितने आए और कितने गए, धर्म भी और आक्रांता भी, लेकिन सनातन धर्म मजबूती के साथ हिंदुत्व और सनातन धर्म टिका हुआ है। लेकिन अब देखिएगा, धर्म के आधार पर डीएमके अपना फायदा उठाने की कोशिश करेगी और भारतीय जनता पार्टी देश के अन्य राज्यों में और विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता ज्यादातर इस मुद्दे से कन्नी काटते नजर आएंगे। बिल्कुल कन्नी काटते हुए नजर आएंगे। और शायद ऐसी भी खबर आई है कि जब विपक्षी गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई तो उसमें कहा भी गया है कि भैया सनातन धर्म जो मुद्दा है इस पर खामोश ही रहें, कोई बयानबाजी ना हो।